करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। तमाम तारीफें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को पसंद करने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। आज आप लोगों के लिए बहुत डरावनी कहानी लाई हूँ। कहानी शुरू करने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ लीजिए और हेडफोन्स लगा लें, क्योंकि सर्दियों की कहानियाँ बहुत डरावनी होती हैं। सिलसिला शुरू करते हैं आज की कहानियों का। आज की पहली खौफनाक कहानी मेरे साथ शेयर कर रहे हैं उमैर। उमैर कहते हैं, मैं कराची का रहने वाला हूँ और आज आपके साथ अपने एक दोस्त की, बहुत करीबी दोस्त की बहुत डरावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। ये आज से तकरीबन 19 बरस पुरानी बात है। मेरा एक दोस्त था राहील। वो जैसे जॉबलेस था, तो कभी इसको पार्ट टाइम में कहीं जॉब मिल जाती थी वो कर लेता था, कभी कहीं जॉब मिल जाती थी वो कर लेता था। उसका एक दोस्त था, उसका आगे से एक दोस्त था, तो एक हॉस्पिटल में काम करता था। उन दिनों में उनके हॉस्पिटल में एक आदमी आया हुआ था, मेंटल हॉस्पिटल में वो काम करता था। उसका इलाज चल रहा था, दिमागी इलाज चल रहा था। उसका बड़ा भाई उसका इलाज करवा रहा था। तो उसने उस बंदे से बात की कि अगर कोई केयर टेकर हमें चाहिए, एक लड़का चाहिए हमें, जो मेरे भाई का घर है खाली, इसकी हिफाजत के लिए हमें कोई चाहिए। मैं अपने बिजनेस में होता हूँ तो मैं इसके घर की हिफाजत नहीं कर सकता। उसने मेरे से बात की कि एक लड़का है, वो जॉब की सर्च में है, तो उसको अगर आप कहीं तो वहाँ पर रखवा देते हैं, भी मेरा एतमाद वाला। उस आदमी ने कहा ठीक है, मुझे मसला नहीं है। उस आदमी ने मेरे दोस्त राहील से बात की। राहील ने कहा कि पहले मुझे बताओ जगह कौन सी है। उसने कहा कि एक आदमी है, बड़ा ये अमीर आदमी, ताजर टाइप बंदा था, तो इसका ज़हनी तवाज़ुन पलट गया। इसका घर खाली है, इसकी कोई फैमिली शैमिली कोई भी नहीं है। उसने इसको पूरी बात नहीं बताई कि मसला क्या था। तो उसका घर खाली है, उसकी बस वहाँ पर जाकर रात गुजारा करनी है, क्योंकि वो कहते हैं घर में बड़ा कीमती सामान है तो कोई चोरी वगैरह ना हो जाए। तो इसलिए उनको चौकीदार की ज़रूरत है। पहले एक दो चौकीदार थे, लेकिन वो वहाँ से चले गए हैं, कुछ पता नहीं क्यों वहाँ पर रह नहीं सकते। अगर तुम वहाँ पर काम करना चाहते हो तो मैं बात करूँ। राहील ने कहा ठीक है, मुझे कोई इशू नहीं है। उसने कहा कि तुम कल हॉस्पिटल आना, मैं उसके बड़े भाई से तुम्हें मिलवा दूंगा। राहील गया अगले दिन हॉस्पिटल। उसका बड़ा भाई वहाँ पर आया, सलाम दुआ की। उसने कहा जी ठीक है, मैं वहाँ पर रहूँगा, मैं ख्याल भी रखूँगा और पहरा भी दूंगा वहाँ पर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बड़े भाई ने कहा कि ठीक है, तुमने वहाँ पर दिन में रहोगे तो तुम्हें हम ज़्यादा पैसे देंगे, तुम दिन के वक्त भी हिफाजत करो, रात को भी, कि कोई चीज़ वहाँ से इधर उधर नहीं होनी चाहिए। उसने कहा कि बिल्कुल भी मैं अमानत में खयानत नहीं करूँगा और मैं वहाँ पर पूरी ईमानदारी से अपनी नौकरी करूँगा। जब उसने एड्रेस पूछा तो उस बंदे ने एड्रेस बताया कि वो कराची का ही एड्रेस था, क्लिफ्टन ब्लॉक 5 में। वहाँ पर सर्विस रोड पर उनका बंगला था जहाँ पर जाना था। इस लड़के ने पूछा कि भाई ये बंगला कैसे खाली हुआ, इनकी फैमिली कहाँ पर है। तो उसने कहा कि ये बातें तुम छोड़ो, तुमने बस वहाँ पर काम करना है, फैमिली जहाँ भी है इससे तुम्हारा कोई लेन देन नहीं होना चाहिए। उसने कहा ठीक है। वो चला गया वहाँ पर, वो उसका भाई इसको लेकर गया। वहाँ पर देखा तो बंगला तो खासा बड़ा था बिल्कुल वीरान, सुनसान, वीरान, पुरसरार, दरो दीवार भी इतने अजीब लग रहे थे जैसे हटके था बिल्कुल। वो बिल्कुल एक साइड पर वही सड़क आगे साहिल समंदर तक भी जाती थी। इसलिए राहील ने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं है, मैं यहाँ पर काम करूँगा। राहील ने मुझे फ़ोन किया, मुझे बताया, कहता है कि भाई मेरे साथ तुम भी आ जाओ इधर। तो उन लोगों ने तभी आना कोई नहीं है, वो हॉस्पिटल चला गया है। उसने कहा मैं 2-3 दिन के बाद आया करूँगा। तो मैंने उससे कहा था कि मेरा एक दोस्त है, मैं अकेला तो बोर हो जाऊँगा, अगर मेरा एक दोस्त यहाँ पर आ जाए तो आपको कोई मसला तो नहीं है। जिस पर उस आदमी ने ये कहा था कि एक से ज़्यादा यहाँ पर लड़कों को इकट्ठा नहीं करना, कि यहाँ पर कोई मसला ना बने, क्योंकि तुम पर ट्रस्ट कर रहे हैं, बाकी हम किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। मैंने से कहा कि छोड़ो यार, मैं क्या करूँगा आकर। उसने कहा कि नहीं भाई तुम आ जाओ। मैंने इसे टालने के लिए कह दिया ठीक है मैं आऊँगा, जबकि मेरा बिल्कुल भी प्लान नहीं था वहाँ पर जाने के लिए।
राहील वहीं पर था, उस बंगले पर था। अब वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद मुझे फ़ोन करके बताता कि भाई जगह तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन है बड़ी पुरसरार। मैं दोपहर का यहाँ पर आया हुआ हूँ, मुझे यहाँ पर हलचल महसूस हो रही। मुझे महसूस होता है कि यहाँ पर जैसे कोई और भी है। मुझे इसी बंगले के एक दो हिस्सों से आवाज़ें आई हैं। तो मैंने उससे कहा कि जगह बड़ी हो, इंसान अकेला हो तो ये कुछ होता है, कोई मेंटली साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी होती है, आवाज़ें आने लग जाती हैं, तो वहम ना करो। इसी तरह से शाम हो गई, रात हो गई। वो उसके पास मोटरसाइकिल था, वो निकला, खाना वगैरह खाकर वो वापस आ गया उसी घर पर। अपने घर वालों को भी बताया कि मुझे वहाँ पर रहना है, बंगले पर ड्यूटी देनी है, तो मैं आ जाऊँगा। उसके घर वालों ने कहा कि तुम अपना ख्याल रखना। यहाँ तक कि इसको वो जो उस ताजर का भाई था, उसने इसको एक वेपन भी दिया कि अपने पास रख लो, अल्लाह ना करे कुछ चोर वगैरह हो तो तुम्हारी हिफाजत के लिए तुम्हारे पास असला होना चाहिए। इसने वो भी रख लिया। अब उस आदमी ने इसको कोई गार्ड रूम नहीं दिया, ना कुछ सर्वेंट क्वार्टर दिया, इसको बल्कि ड्राइंग रूम खोल के दिया, और वहां पर एक सिंगल बेड भी बिछा हुआ था एक कोने पर। शायद बाद में बिछाया हो, क्योंकि ड्राइंग रूम की जो बाकी सारी सेटिंग थी, राहील कहता है वो ऐसी नहीं थी कि वहां पर ये बेडशीट बिछाए जाए। बड़े कीमती सामान थे, फर्नीचर थे। अब ये वहां पर था, बाकी कमरे उसके घर के लॉक थे, ये ड्राइंग रूम में था। कहता है जैसे ही रात 12 साढ़े 12 बजे का टाइम हुआ, ऐसा लगने लगा जिस तरह से कोई परिंदा है और वो लॉन में आके दरख्तों पर बोल रहा है। बहुत बुलंद आवाज में वो परिंदा बोल रहा था। ये बाहर निकला, इसने गेट लाइट्स ऑन की, उधर कार पोर्च की लाइट ऑन की, तो वो परिंदा फड़फड़ा कर गैराज में से निकल कर गया। बहुत बड़ा उल्लू था। ये उल्लू को देख के थोड़ा डर गया, क्योंकि उल्लू एक ऐसा जानवर है जो वीरानों में होता है, या वीराने वाली जगह वीराना मांगता है, ये मंसूब की जाती हैं बातें। कहता है कि उल्लू बहुत ज्यादा शोर मचा रहा था, थोड़ा सा ये डर गया, ड्राइंग रूम का दरवाजा बंद कर दिया। कहता है जैसे मैंने ड्राइंग रूम का दरवाजा बंद किया, मुझे ऐसा लगे जैसे इस घर के किसी हिस्से से आवाज आ रही है। आवाज ऐसी थी जिस तरह से कोई जंजीर है, उस जंजीर को कोई जमीन पर मार रहा है, जैसे कोई चेन को खोलने की कोशिश करता है, या जैसे हम किसी जानवर को बांधते हैं, उसके गले में अगर चेन हो तो चेन टकराती है। इसने जब वो आवाजें सुनी, ये थोड़ा कॉन्शियस हुआ, बाहर निकला, इसके पास टॉर्च था। इसने चारों तरफ देखा, कहीं कुछ भी नहीं था। पिछली गैलरी में गया, वहां पर भी कुछ नहीं था। जिस वक्त पिछली गैलरी में गया, उसके कोने पर पहुंचा, इसे दीवार के साथ एक रोशनदान नुमा एक जगह नजर आई। उसके अंदर से वो आवाजें आ रही थी। देखने में वो ऐसा था कि जैसे वो किसी तय खाने का रोशनदान हो। इसने कान लगाकर सुना तो अंदर से वही चेन की आवाज बार बार आ रही थी। ये बड़ा परेशान कि ये यहाँ पर तो ये रोशनदान इस चीज की निशानी है कि यहाँ पर कोई तय खाना है। इसने उसके ऊपर दस्तक दी, विंडो पर दस्तक दी, और इसने पूछा कि अंदर कोई है। अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी, सिर्फ वही चेन की आवाज, जैसे कोई जंजीर है। ये उठा, ये अगले हिस्से में आया, आकर देखा इसने एक दरवाजा था, लकड़ी का, बंद था। उसके ऊपर ऐसा एक ताला लगा हुआ था जो बहुत पुराना जंग आलू ताला था। बाकी घर के ताले, हर चीज नई थी, जैसे नए लगाए गए हों, चेंज किए गए हों। वो ताला पुराना था और जंग से भरा हुआ था। और वो दरवाजा भी बिल्कुल आगे करके था। इसके आगे काफी ज्यादा आर्टिफिशियल जैसे वॉज फ्लावर रखे हुए थे, उसको हाइड करने के लिए, छुपाने के लिए। इसे थोड़ा तज्जुब हुआ। इसने यहाँ वहां देखा कि शायद कोई चाबी वगैरह मिल जाए। ड्राइंग रूम में आया, ड्राइंग रूम से होता हुआ अंदर गया, टीवी लॉन्च में, कहीं कुछ भी नहीं था। कि फिर जाकर बैठ गया ड्राइंग रूम में। कहता है जैसे ही मैं बेड पर लेटा, वो आवाज बड़ी करीब आ गई। ऐसा लगा जैसे पाँव में किसी ने जंजीर डाली हुई है और कोई चल फिर रहा है। कहता है मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि ये क्या माजरा है, यहाँ पर तो कोई है ही नहीं, मैं सारा दिन से इधर ही हूँ। ये आधी रात को जंजीर की आवाज कहाँ से आ रही है? ये उठा, इसने टीवी लॉन्च का दरवाजा खोला, कहीं कुछ भी नहीं था। ये बाहर की तरफ आया तो जंजीर की आवाज गूंज रही थी। कहता है जैसे मैं कार पोर्ट से निकलकर लॉन की तरफ आया तो मेरी नजर ऊपर टेरेस पर गई। तो मैं क्या देखता हूँ, जिस तरह से टेरेस से कोई पीछे हटा है। इसने शोर मचाया कि कौन है ऊपर। ये भागा अंदर ड्राइंग रूम से स्टेयर्स की तरफ, सारी लाइट्स ऑन की, स्टेयर से ऊपर गया तो उनका जो टेरेस था वो
ऊपर वाले टीवी लॉन्च से होता हुआ टेरेस का दरवाजा सामने था, वो लॉक नहीं था। कहता 5 मिनट लगे होंगे मुझे भागते भागते, मैं ऊपर आया, मैं टेरेस पर गया, टेरेस पर कुछ भी नहीं था। जब मैं टेरेस पर पहुंचा तो मैं क्या देखता हूँ, एक सफेद लिबास में कोई लड़की है और वो जैसे लॉन में एक कोने में खड़ी है। दूर से कहता मुझे बाल नजर आया, मुझे लिबास नजर आया, तो मैंने पुकारा कि कौन है यहाँ पर, कौन हो, सामने हो। इसे लगा कोई चोर वगैरह ना हो। इसने कहा कि मेरे पास असला भी है, मैं अभी पुलिस को बुला लूंगा, कौन हो तुम, सामने हो। ये कहता है कि मैं तो बुखला गया कि मैं क्या करूं, मैं भागा, नीचे भागा, फिर नीचे आया, नीचे कुछ भी नहीं। उस टाइम ये सारा करते कराते तकरीबन टाइम हो गया 1 बज गया। इसने मुझे फोन किया, मैं जाग रहा था। मुझे कहता है कि भाई मुझे तो कोई मामला गड़बड़ लगता है। मैंने कहा क्या हुआ है। कहता है यार यहाँ पर मुझे कोई चीज़ तंग कर रही है, मुझे अभी एक औरत नजर आई है, पहले मुझे जंजीर की आवाज़ आई है, यहाँ पर कोई तहखाना भी है और अब मुझे ऐसा लगा है कि जैसे कोई औरत है। मैंने उससे कहा अगर तुम्हें डर लग रहा है तुम घर चले जाओ, तुम छोड़ दो, तुम ना काम करो। कहता मैं बहुत दूर हूँ घर से, इस टाइम तो घर जाना मुनासिब नहीं, आधी रात, और मैं कैसे घर को खुला छोड़कर निकल जाऊँ, सुबह देखता हूँ कि क्या करना है। मैंने उससे कहा कि ठीक है। मुझे कहता तुम आ जाओ। मैंने कहा मैं इतनी दूर आधी रात को कैसे आऊँ, तुम ऐसा करो तुम सुबह इस जगह को छोड़ दो। कहता ठीक है। उसने मेरे से बात की, फ़ोन बंद कर दिया। मैं तो खुद ऐसी जगह से डरता था जहाँ पर कोई जिन्नात के मामलात हो। इसी तरह से जब रात हुई, फ़ोन बंद हुआ, ये लेट गया, इसने ड्राइंग रूम का दरवाज़ा लॉक कर लिया। टीवी लॉन्च की तरफ से दरवाज़ा खुला था। जैसे ही आधी रात हुई, इसकी आंख लग गई तो टीवी लॉन्च का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। ये कहता है कि मैं तो एक आहट पर बहुत ज़्यादा जैसे डरा हुआ भी था, खौफज़दा था। एक आहट पर मैं तो गौर कर रहा था। जैसे ही टीवी लॉन्च का दरवाज़ा खुला, मेरी आंख खुल गई। इतने में मैं क्या देखता हूँ, आधा दरवाज़ा खुला है और सामने कोई चल फिर रहा है। कहता मैं उठकर बैठ गया। मैंने पूछा कौन है वहाँ पर। मैंने फिर टॉर्च ली, मैंने देखा पूरा टीवी लॉन्च खाली था। इतने में कहता है जब मैंने दरवाज़ा बंद करके लॉक किया, 2 मिनट के बाद ऐसा लगा दरवाजे के पास कोई चल कर आया है। कोई बहुत भारी सांस ले रहा था। सांस की आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज थी। कहता मैं तो डरूं कि ये रात का माजरा है, मैं क्या करूं, यहाँ पर मैं बाहर भी नहीं जा सकता। इधर से सांस लेने की आवाज़ और बाहर से ऐसे जैसे पाँव में कुछ जंजीर डालकर बाहर कार पोर्च वाली साइड पर, जहाँ पर ड्राइंग रूम का बाहर का दरवाज़ा, वहाँ कोई चल फिर रहा है। इसने कहा कि बस अल्लाह एक दफ़ा बचा ले मुझे, मैं तो यहाँ से अपनी जान बचा कर निकलूँ, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ये फिर जाकर लेटा, इसकी आंख लगी, ये सो गया। सुबह के 10 बजे इसकी आंख खुली। ये डरा हुआ भी था रात का। कहता है मैं जागा, मैं उठा, मैंने टीवी लॉन्च को खोलकर देखा, सब कुछ ठीक था, लेकिन सीढ़ियों वाली जो दीवार थी उसके ऊपर पैरों के निशान थे। दीवार के ऊपर, स्टेयर्स पर नहीं थे, दीवार के ऊपर पैरों के निशान थे और वो निशान ऊपर तक जा रहे थे। जब मैं कल इस घर में आया था कोई निशान नहीं थे। रातों रात वो दीवार पर निशान नजर आए और उसके बाद मैं बाहर निकला, कार पोर्च की तरफ जाकर देखा तो वहां पर एक टूटी हुई थोड़ी सी जंजीर पड़ी हुई थी। वो भी रातों रात कहीं आकर गिरी, उसके ऊपर भी बड़ा जंग लगा हुआ था। कहता है कि मैं डर गया, मैंने फौरन बाइक निकाला, मैं ये घर आया, घर आकर मैं फ्रेश हुआ, नाश्ता वगैरह किया। थोड़ा सा सर मेरा भारी था। मैं वहीं से उधर ही मेंटल हॉस्पिटल चला गया जहाँ पर उस आदमी का भाई मुझे मिला था। मैंने अपने दोस्त से जाकर कहा कि भाई जिस बंगले में तुमने मुझे भेजा है वो तो कोई मुझे बहुत डरावनी जगह लगती है, मुझे तो वहाँ पर जिन्नात के मामलात लगते हैं, मेरा तो दिल नहीं मान रहा मैं वहाँ पर जाऊँ। उसने कहा क्यों, क्या हुआ है। कहता मैंने से कहा कि वो जो आदमी है जिसका वो बंगला है, मैं उसे देख सकता हूँ, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। उसने कहा भाई इसका तो इलाज चल रहा है, वो बंदा ज़ेरे इलाज है और वैसे भी उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं, उसका ज़हनी तवाज़ुन पलट गया। मैंने उससे कहा कि उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री तो बताओ, कैसे ज़हनी तवाज़ुन पलट गया, ऐसा क्या हुआ उस बंदे के साथ। उसका ये कहना था कि हमें जो रिपोर्ट मिली है वो यही है कि ये अपने इस घर में अकेला रहता था, अकेले रहने की वजह से डिप्रेशन का शिकार हुआ, इसका ज़हनी तवाज़ुन पलट गया। इसके भाई ने हमें यही इसका जो केस हिस्ट्री इसकी यही बताई है और उसकी कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री नहीं है कि इनकी फैमिली में कोई पहले ऐसा पेशेंट गुजरा हो जो मेंटल डिसऑर्डर का शिकार हो। ये पहला बंदा ही है।
मैंने उसे कहा कि एक दफ़ा मैं उसे दूर से देखना चाहता हूँ। उसने मुझे कहा ठीक है तुम आओ। वो मुझे लेकर जिस रूम में वो बंदा था वहाँ पर गया। जैसे ही हम लोग वहाँ पर दाखिल हुए, उसका वो लेटा हुआ था बेड पर, उसका चेहरा दूसरी तरफ था करवट पर। हम अंदर दाखिल हुए तो एकदम वो सीधा हो गया, उठकर बैठ गया, बड़े गौर से मुझे देखने लग गया। वो कहता है मुझे इतने गौर से देख रहा था, मैं तो थोड़ा डर गया। और वो कोई बिल्कुल यंग आदमी नहीं था, मिडिल एज आदमी था। मुझे देखकर पहले कहका मारकर हंसने लगा। अंदाजा मुझे हो गया कि इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, वो इसलिए हंस रहा है। थोड़ी देर के बाद कहता है कि मुझे पता है तुम इस घर में पहरा दे रहे हो, मेरे घर में, लेकिन याद रखना वहां पर रात मत रुकना, वरना वो तुम्हें मार देगी। जब उसने ये बात की मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैंने अपने दोस्त की तरफ देखा, मैंने कहा कि ये जानता है कि मैं उधर पहरा दे रहा हूँ? कहता हाँ, इसके भाई ने बताया कि हमने एक लड़के को रखा है, तुम्हारे घर की हिफाजत कर रहा है। किसी किसी टाइम ये बात को समझ भी लेता है, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद भूल जाता है। तो मैंने से कहा कि हाँ, मैं तुम्हारे घर में रात नहीं रुकूंगा, तुम बताओ तुम वहां पर रात कैसे रुकते थे? मैंने बस बाय द वे से क्वेश्चन पूछा तो वो ये कहने लगा, मैं तो रात भर सोता ही नहीं था। तुम जानते हो, वो रात भर मेरे आसपास रहती थी, वो तहखाने से बाहर आती थी और मुझे बहुत ज्यादा डराती भी थी। उसे देखने के बाद ही तो मेरी ये हालत हुई। मैं पागल नहीं हूं, लेकिन ये सब मुझे पागल समझते हैं। तुम उस घर में रात मत गुजारना। इतने में वो डॉक्टर आ गए। मैं फौरन वहां से बाहर निकल आया। जैसे मैं बाहर निकला, उस आदमी का बड़ा भाई भी था। उसने कहा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने उसे कहा मैं आपसे ही मिलने आया था, मैं आपसे ये कहने आया था कि वहां पर मैं रात नहीं रुक सकता, मुझे डर लगता है। वो बहुत अजीब जगह है, जैसे वहां पर कुछ है, कुछ पुरसरार सा। वो कहने लगा भाई बहुत बड़ी जगह है, घर बहुत बड़ा है, बंगला है पूरा, इसलिए तुम्हें ऐसा महसूस हुआ और कुछ भी नहीं है। ये तुम पैसे रखो अपने पास, खाने पीने का सामान ले जाओ, कुछ भी नहीं है वहां पर। ये मेरा भाई जो है ये जादू टूने की अमलियात करता था, इसलिए इसका ज़हनी तवाज़ुन पलटा है। हम लोग ये बात किसी को बताते नहीं है, और इसकी फैमिली भी इसीलिए इससे दूर हुई है, क्योंकि वो लोग इसके साथ रहते नहीं थे। उनकी लड़ाई झगड़ा हुआ और मेरी जो भाभी थी वो बच्चों को लेकर यहाँ से चली गई। तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी 2 दिन के बाद मेरे एक दोस्त है, उनके बेटे की शादी है, तो उनका सारा फंक्शन उसी लॉन में होना है। मैंने उन्हें कह दिया है वहाँ पर आएंगे कुछ लोग, सजावट करेंगे, तुमने अपनी सरपरस्ती में वहाँ पर सारा काम करवाना है और अब तुम्हें डर भी नहीं लगेगा। मैंने कहा कि ठीक है। मैं चुप कर गया। मुझे पैसों की ज़रूरत थी। उसने मुझे अच्छे खासे पैसे दे दिए और वो पैसे लेकर मैंने अपने पास रख लिए। मैंने कहा चलो ठीक है, इन पैसों से मैं अपना काम चला लूँगा। मैं घर गया, खाना वगैरह खाया, कुछ ज़रूरी सामान लिया और उसके बाद दोबारा से उसी बंगले की तरफ रवाना हो गया। जैसे जैसे वो बंगला करीब आ रहा था, मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो रही थी। मेरा दिल बहुत जोरों से धड़कने लगा। वहां पर गया, मैंने लॉक खोला, अंदर आया। जब मैंने अपना मोटरसाइकिल अंदर खड़ा किया, गेट बंद किया, तो मुझे एक आवाज आई। आवाज ऐसी थी कि जिस तरह से मेरा किसी ने नाम लिया हो। वाज़े तौर पर मुझे एक औरत की आवाज आई, जैसे किसी ने राहील कहा हो। मैंने फौरन पीछे पलट कर देखा, पीछे कुछ भी नहीं था, बस वही वीरान, सुनसान और खाली दीवारों वाला बंगला। दिल की धड़कन तेज हुई। मौसम कुछ खराब था, काले बादल बने हुए थे, लग रहा था कि शायद बारिश होगी। मैं जल्दी से अंदर गया, ड्राइंग रूम खोला, अंदर जाकर लेट गया। थोड़ी ही देर के बाद आसमान पर बादल गरजे और मौसम ज्यादा खराब हो गया। मुझे दिल को थोड़ी सी तसल्ली हुई कि चलो अब यहाँ पर एक फंक्शन होगा, देखते हैं जितने दिन यहाँ पर गुजार सका गुजार लूंगा। फिर एकदम से उस बंगले के मालिक की बात मेरे दिमाग में आई, जो उसने लफ्ज बोले थे कि रात को मुझे नजर आई थी। नजर तो मुझे भी रात को यहाँ पर कुछ आया था। उस चीज ने थोड़ा सा मुझे डरा दिया। फिर मैंने ये सोचा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अब किसी भी आवाज पर बाहर नहीं जाऊंगा और ना ही देखूंगा कि बाहर क्या है। मैं खाने पीने का कुछ सामान लाया था, मुझे भूख लगी थी, मैं वो खाना वगैरह खाने लगा। काफी अरसे बाद मैंने इतने ज्यादा पैसे इकट्ठे देखे थे। उन्हें देखकर मैं बड़ा खुश हुआ और अपना मोबाइल साइड पर रखकर थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके लेट गया।
अभी मुझे आंखें बंद किए हुए 2 से 3 मिनट ही हुए थे, एकदम से मेरा जो बेड था बहुत जोर से हिला, जैसे वाइब्रेट होता है। मैं डर गया कि अल्लाह ना करे जलजला ना आया हो। मेरी पहली नजर पंखे पर गई। पंखा तो बिल्कुल हिलजुल ही नहीं रहा था। मुझे लगा कि शायद मैं नींद में हूं, तो मुझे महसूस हुआ। मैं उठकर बैठ गया, चारों तरफ देखा, सब ठीक था। फिर से मैं उठा और मैंने कर्टन हटाकर बाहर देखा। सारी लाइट्स में ऑन कराया था, गेट लाइट्स ऑन कराया था, कार पोर्च की लाइट ऑन थी, एक लाइट लॉन वाली तरफ थी वो भी जला दी। अब एक खिड़की जो थी वो लॉन की तरफ खुलती थी। मैंने थोड़ा सा पर्दा हटा दिया कि बाहर से मुझे बड़ा अच्छा वो मंजर लग रहा था। मैं आकर दोबारा से मोबाइल यूज करने लग गया। आकर बेड पर लेटा मोबाइल यूज कर रहा था। अब पर्दे हटे हुए थे। घर तो इतना खूबसूरत था देखने में, लेकिन इतना खूबसूरत होने के बावजूद बहुत पुरसरार और डरावना भी लगता था। थोड़ी ही देर गुजरी होगी मुझे मोबाइल यूज करते करते, एकदम से मुझे लगा जैसे खिड़की के पास से कोई गुजरा है। मैंने फौरन से इस तरफ देखा तो कुछ भी नहीं था। हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी, बारिश की बूंदें गिर रही थी। मैं फिर से मोबाइल यूज करने लग गया। अभी मैं मोबाइल यूज कर ही रहा था कि फिर से मुझे लगा कोई गुजर के गया। अब ये 2 बार मेरे साथ हुआ। मैं उठा, फौरन से मैंने दरवाजा खोला, बाहर झांक कर देखा, बारिश थी। कार पोर्च से होकर जब मैंने लॉन वाली साइड पर देखा तो कुछ भी नहीं था, लेकिन एक अजीब चीज ये थी कि वहां पर चेयर्स रखी हुई थी। उनमें से एक चेयर जैसे किसी ने उठाकर उसका रुख उस खिड़की की तरफ कर दिया हो। मुझे समझ में नहीं आया कि चेयर का रुख कैसे चेंज हो गया। जब मैं आया था चेयर्स बिल्कुल ठीक थी। मैंने इतना गौर नहीं किया। मैं फिर से आकर अंदर फौरन से आकर लेट गया। जिस वक्त टाइम हुआ 12:30 पौने 1 का, मैं थक गया मोबाइल यूज कर करके, मुझे नींद आ रही थी। मैं आंखें बंद करके लेट गया। मेरी आंख लगी, मुझे नींद आ गई। मैं सो गया, गहरी नींद में था। एकदम से मेरी आंख खुली एक आवाज के साथ। ऐसा लग रहा था कि जिस तरह से कोई झाड़ू लगा रहा है, झाड़ू चलाने की, झाड़ू लगाने की आवाज आ रही थी। अब आधी रात का टाइम, वीरान सुनसान खाली बंगला, मेरे अलावा वहां पर कोई है भी नहीं, और झाड़ू लगने की आवाज। मेरा तो एकदम पसीने छूट गए। जैसे मैंने दूसरी तरफ मुंह किया, जैसा लगा खिड़की के पास कुछ झांक कर देख रहा था। एक सर नजर आया। मेरे मुंह से फौरन निकला, कौन है बाहर? मैं डर गया। मैंने उठकर ड्राइंग रूम को लॉक किया। मैंने कार पोर्च वाली साइड से भी लॉक कर दिया और टीवी लॉन्च वाली साइड से भी। अब टीवी लॉन्च के अंदर कोई झाड़ू लगा रहा था। रात जब मैंने टाइम देखा 2:30 बजे रात के, और बाहर कोई झाड़ू लगा रहा था। दिल की धड़कन मेरी इतनी तेज, मैं बाहर भी नहीं जा सकता था। बारिश हो रही थी। इतनी हिम्मत मैंने की कि जिस टाइम मैंने लॉक किया उसी टाइम मैंने खिड़की के आगे पर्दे कर दिए। हवा के साथ पर्दा उड़ता था तो वाज़ेह तौर पर लगता था बाहर कोई खड़ा है। मैंने अपने कानों पर हाथ रखा, आंखें बंद की, तकिया चेहरे पर रखा। बड़ी मुश्किल से मैंने रात गुजारी। जिन्नात वहां पर थे और उनको मैं वाज़ेह तौर पर महसूस कर चुका था। वो रात बड़ी मुश्किल से गुजरी। रात भर वो मुझे डराते रहे, कभी किसी आवाज के साथ तो कभी किसी आवाज के साथ। मैं मजबूर था, मैंने पैसे भी ले लिए थे। एक दिल को तसल्ली थी 2-3 दिन में काम शुरू हो जाएगा। उसके बाद वो रात भी कट गई। सुबह मैं जागा, बाहर निकला तो वो जो कुर्सी थी जो लॉन में पड़ी थी, वो कुर्सी कार पोर्च में पड़ी थी और उसका रुख ड्राइंग रूम के दरवाजे की तरफ था, जैसे रात भर कोई बैठकर मुझे देखता रहा हो। मैंने हिम्मत की, उस चेयर को उठाया और उठाकर वापस लॉन में रख के आया। जैसे ही टीवी लॉन्च की तरफ गया तो घर ऐसे था जैसे अभी अभी किसी ने इसकी सफाई की हो। फर्श बिल्कुल साफ थे। दीवार के ऊपर वो कदमों के निशान भी मिट चुके थे। जैसे कोई चलकर गया था वैसे वापस कदमों से उसे मिटा गया हो। बहुत अजीब जगह थी। मैं फौरन से मैंने बाइक निकाला, घर गया। घर जाकर फ्रेश हुआ, नाश्ता वगैरह किया, कुछ कपड़े निकाले। अम्मी अब्बू ने पूछा कि कैसा काम जा रहा है। मैंने उन्हें कहा कि ठीक है। मैंने कुछ पैसे घर भी दिए। अम्मी अब्बू भी खुश हो गए कि चलो शुक्र है तुम्हें पैसे भी मिल गए और काम भी शुरू हो गया। तो लेकिन अम्मी मुझे देखकर थोड़ी सी परेशान थी। वो मुझे कह रही थी कोई मसला तुम्हारे साथ है, तुम इतने घबराए हुए क्यों, तुम्हारा चेहरा ऐसे जैसे रात भर जागते रहे हो।
मैंने उन्हें कहा नहीं अम्मी, नई जगह है, नई जगह पर नहीं आती। मुझे ये डर था अगर मैंने हल्का सा भी अम्मी को कोई इशारा दे दिया, ये मुझे वहां पर रुकने नहीं देंगी, और मैंने वहां पर रुकना है, मेरी मजबूरी है, मैंने पैसे ले लिए हैं। और मैंने उन्हें कहा कि ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। मैंने उन्हें तसल्ली दी और मैं निकल पड़ा। जैसे मैं वहां पर दोबारा पहुंचा, दोपहर हो चुकी थी, खाना मैं घर से ले आया था। मैं खाना खा रहा था, गेट बेल बजी। जो ही गेट बेल बजी तो मुझे वो जो साहब थे ऑनर, उनके भाई का फ़ोन आया कि भी वो सजावट वाले आएंगे तो थोड़ा सा इनसे काम करवा लो, उन्होंने जगह देखनी है। मैंने कहा जी ठीक है। इतने में वो लोग बाहर आ गए, वो अंदर आए, उन्होंने लोकेशन देखी तो वो कहने लगे कि यहाँ पर हमने सारा कल सेटअप लगाना है, कल मेहंदी है तो कल हम लोग आएंगे डे टाइम और आकर सारा सेटअप लगा जाएंगे। यहाँ पर मेहंदी का फंक्शन होना है 2 दिन, उसके बाद उनके जो बाकी फंक्शन है वो होटल में ही होने हैं। मैंने उन्हें कहा कि ठीक है। थोड़ी सी तसल्ली मुझे हुई। कुछ और लोग आए, अंदर आकर उन लोगों ने टीवी लॉन्च भी देखा, ड्राइंग रूम भी देखा। उन लोगों ने कहा कि हमने सिर्फ टीवी लॉन्च को यूज़ करना है, इसका ये मेन डोर खोलेंगे और बाहर लॉन में हमने सेटिंग करनी है कि जो दुल्हन है वो तैयार होकर वो इस तरफ से आएगी। मैंने उन्हें कहा कि ठीक है। और वो लोग थे काफ़ी देर वहाँ पर, वो चलते फिरते रहे, अपना वो सेटअप वगैरह चेक करते रहे, यहाँ पर ये चीज़ बनेगी, वहाँ पर वो चीज़ बनेगी। इतना करते कराते वो लोग भी निकल गए, शाम हो गई। मैंने वो जो साहब थे उनके भाई को फ़ोन करके बता दिया कि जी मैंने उनको सारा दिखा दिया है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। मुझे वो कहने लगे तुम परेशान ना हो, तुम्हें यहाँ पर मैं पक्की नौकरी दे दूंगा। यहाँ पर अब मेरा दिल है कि जब तक मेरे भाई की तबीयत ठीक नहीं होती यहाँ पर मैं इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाऊंगा इस जगह पर। मैंने उन्हें कहा कि ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, आपकी अपनी जगह। खुद वो आते नहीं थे, एक दिन भी नहीं आए वो, बस पहले दिन मुझे इधर छोड़ कर गए, फिर वो आए ही नहीं। घर पूरा सामान से भरा हुआ था और कोई उनका अपना नहीं था। मैंने उन्हें कहा कि जी ठीक है। फिर मुझे लगा कि बड़े लोग हैं, शायद ऐसा ही इनका रिवाज होगा कि इतनी केयर नहीं करते इन चीज़ों की, और उन लोगों से कदर पूछनी चाहिए जिनके पास ये चीज़ें नहीं होती। उसके बाद शाम हो गई, मैंने चाय वगैरह घर से ली हुई थी, किचन में गया, चाय गर्म की। उस घर के किचन में मैं पहली बार आया था। जब मैं किचन में आया, मैंने चाय गर्म की। भी मैं चाय गर्म कर रहा था, तकरीबन टाइम होगा 7:30 बजे का, शाम 7:30 बजे का टाइम था। बाहर की लाइट्स वगैरह मैंने ऑन कर दी, लाउंज की भी लाइट ऑन थी। अब मैं चाय गर्म कर रहा था तो मुझे लगा जैसे सीढ़ियों से कोई उतर कर नीचे आया और उसने आकर किचन का दरवाजा बंद किया, कि कोई हवा नहीं थी चल रही, मेन डोर बंद था। सीढ़ियों से मुझे नीचे आने की आवाज आई, मैं भी कॉन्शियस माइंड से वो सुन रहा था। किचन का दरवाजा किसी ने बंद कर दिया। मेरी तो चीखें निकल गई। मैं भागा, मैंने दरवाजा खोला तो टीवी लॉन्च की लाइट ऑफ थी। मैंने फिर पूछा कौन है यहाँ पर, मुझे मत डराओ। मैं धड़कते दिल के साथ ये सब कहा। चाय का कप लिया, ड्राइंग रूम में जाने लगा तो टीवी लॉन्च की लाइट ऑन हो गई। मैं फिर से डर गया। उस रात मैंने पहली बार एक औरत को देखा। मैंने सीढ़ियों में खड़ी हुई एक औरत देखी, लेकिन मैंने उसकी बैक साइड देखी। उसके बाल बहुत लंबे थे, सफेद कलर का लिबास था। मैंने उसका चेहरा नहीं देखा। मैं बहुत ज्यादा डर गया। मैंने ड्राइंग रूम लॉक कर लिया और आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी कि अल्लाह मेरी मदद कर, मैं तो बहुत मजबूरी में हूं यहाँ पर रुका हुआ। मुझे मखलूक कोई मुझे डराए ना, मेरे पीछे ना आए, बस मुझे तंग ना करे। ऐसा लगा जैसे वो फिर से सीढ़ियों से उतर कर नीचे आई और ड्राइंग रूम के दरवाजे के पास आ गई। दरवाजा खटखटाने की आवाज आई, वो दस्तक दे रही थी। टाइम 8 बज गए थे। मैं बहुत ऊंचा बोला, मुझे मत तंग करो, मुझे मत डराओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा, मैं तुम्हें यहाँ से निकालने नहीं आया, मैं तुम्हें यहाँ से भगाने नहीं आया, मुझे यहाँ पर रहने दो, मुझे कुछ ना कहो। जैसे मैंने ये लफ्ज बोले सब थम गया, खामोश हो गया। वो खटखटाने की आवाज, वो कदमों की आहट, सब थम गया। पता नहीं, शायद वो मखलूक जो थी वो ये समझ रही थी कि मैं इसको निकालने के लिए आया हूँ, ये मैं कैद करने के लिए आया हूँ। बहरहाल वो आवाजें थम गई, जैसे वो गायब हो गई। उस रात मुझे कोई डर नहीं लगा। उस रात उसने मुझे बिल्कुल भी नहीं डराया। वो पहली रात थी जब मैं नहीं डरा।
वरना रात भर बाहर से आवाजें आती थी, लॉन से और टीवी लॉन से मुसलसल आवाजें आती थी। दो चीजें थी, एक टीवी लॉन्च की तरफ से जो झाड़ू और चलने फिरने की, और एक बाहर कार पोर्च और लॉन वाली साइड पर एक मखलूक थी जो रात भर जैसे विंडो में खड़ी रहती थी। जंजीर जो थी वो बाहर वाली मखलूक के पाँव में थी, या वो जो भी चीज थी, उसकी पायल थी, जंजीर थी, मुझे नहीं पता। वो रात मैंने सही गुजार ली। मैंने मोबाइल भी यूज किया, मुझे डर ही नहीं लगा, लेकिन पर्दे शर्दे मैंने नहीं खोले। ये मेरी बड़ी हिम्मत थी कि मैं वहां पर रात गुजार रहा था, इतना सब कुछ जानने के बावजूद भी। इसी तरह से जब सुबह हुई, मैं जागा, बाहर निकला, सब ठीक था। ना चेयर्स के रुख चेंज हुए। टीवी लॉन्च का मैंने दरवाजा ही नहीं खोला, आज मेरी हिम्मत ही नहीं हुई खोलने की। सूरज को देखने के बाद घर गया, फ्रेश हुआ। 11 बजे उन लोगों ने आ जाना था। वो 11 बजे सेटअप वाले आ गए, वहां पर वापस आया, उनसे सारा सेटअप लगवाया। अब वो 2-3 बंदे वहां पर मौजूद थे, मुझे सुकून हो गया। जो ही 5 बजे तो जिस फैमिली का वहां पर इवेंट था, फंक्शन था, वो लोग आ गए। उन लोगों ने अपना कुछ सामान वगैरह रखा, उनके पास पहले से की थी शायद। एक कमरा उन्होंने खोला जहां पर वो लड़की को बिठाया गया। वहां पर वो सारी और भी लड़कियां बहुत थीं। अब मैंने तो वहां का ख्याल करना था। मुझे बार बार उनके फोन आ रहे थे कि इनको किसी चीज की जरूरत हो तो तुमने ख्याल रखना है। मैंने कहा जी ठीक है। खाने पीने का भी वहां पर सारा हुआ, किचन भी उन लोगों ने यूज किया। ऊपर वाले हिस्से में भी वो लड़कियां गईं, तो बाकी कमरे उनके जो पर्सनल बेडरूम्स थे वो लॉक थे। इसी तरह से करते कराते 12:30 पौने 1 हो गए। फंक्शन शुरू हो गया, मेहंदी का शोर शराबा बहुत। वहां पर जैसे फंक्शन हो रहा था, सब बड़े खुश थे। अभी वो जो दुल्हन थी वो रेडी हुई, अभी उसको बाहर उन लोगों ने लेकर जाना था। अभी वैसे वहां पर बाहर गाना बजाना हो रहा था। थोड़ी देर गुजरी, मैं सारा इवेंट देख रहा था। वो दुल्हन को भी लेकर बाहर चले गए। मैं टेंट्स की तरफ नहीं गया, मैं पीछे घर के अंदर ही था, क्योंकि वहां पर और भी बहुत से लोग थे और मुझे बाकी चीजों का भी ख्याल रखना था। जब वो लड़की को दुल्हन को लेकर गए तो उन्होंने खुद ही कमरा लॉक करके की मुझे दे दी। इसके बाद अब मैं सारा फंक्शन देख रहा था, तो एकदम से मुझे ऐसा लगा जिस तरह से कोई छत के ऊपर गया। पर भी उनके बेडरूम थे, उनका सामान भी था। मैं ऊपर जब गया तो एक कमरे का थोड़ा सा दरवाजा खुला हुआ था। मैंने पूछा कि जी यहाँ पर कौन है, ऐसे इस कमरे में कौन आया है। मुझे ये था कि कोई चीज़ ना किसी की उठा ले। अब वहाँ पर सारा कुछ मैं ही देख रहा था। मुझे चौकीदार कह लें, जो भी कह लें, वहाँ पर उस वक्त मैंने सारा इंतज़ाम देखना था। वो बार बार साहब के भाई का भी फ़ोन आ रहा था कि ध्यान रखना हर चीज़ का। मैंने कहा ठीक है। जो ही मैंने झांक कर देखा तो वहाँ पर एक ड्रेसिंग टेबल था बहुत बड़ा। मैंने तो पहली बार कमरा देखा। उसके आगे एक दुल्हन बैठी हुई थी। ये जो मैंने नीचे लड़की को दुल्हन वो बनकर जाते देखा, उसने मेहंदी का लिबास पहना था। ये शादी के लिबास में कोई दुल्हन थी, घूंघट निकाला हुआ था और वो सिसकियों में रो रही थी। मैंने कहा कौन है यहाँ पर और आप क्यों रो रही हैं? इतने में अभी मैंने ये कहा ही तो उसने जैसे वो और सिसकियों में ज्यादा रोने लग गई। उसके रोने की आवाज से इतनी डरावनी होगी कि मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं पीछे हटा, आवाज से बंद हो गई। झांक कर देखा वो गायब हो चुकी थी। मैं वापस पलटने लगा तो मेरे पीछे खड़ी थी। पहली बार मैंने उसे करीब से देखा। उसका पूरा चेहरा जला हुआ था और वो इतनी खौफनाक थी कि मैं बता नहीं सकता। बस मेरी चीख गूंजी, मैं वहीं गिरा और बेहोश। मेरी जब आंख खुली तो मैं हॉस्पिटल में था और मेरे पास मैंने कुछ बता ही नहीं पा रहा था। उनका ये कहना है कि हमें इन लोगों ने फ़ोन किया कि वो जो बंदा आपका इधर था वो बेहोश पड़ा है। वो लोग मुझे हॉस्पिटल छोड़ गए। मैंने उन्हें कहा कि मुझे मेरे घर जाना है। मैंने वो साहब का जो भाई था, मैंने उसके पैसे उसे वापस दे दिए। मैंने कहा मैंने वहाँ पर 1 मिनट भी नहीं रुकना, मैंने वहाँ पर बहुत कुछ देखा है और जो पैसे मैंने आपके यूज़ किए मैं आपको वो भी वापस दे दूंगा। उसने कहा पैसे मुझे देने की ज़रूरत नहीं, तुम ये पास रखो। ठीक है, तुम वहाँ पर काम ना करो। मुझे मेरे घर वापस भेज दिया गया। घर आया, मैंने घर वालों को बताया। मेरी अम्मी बहुत परेशान हुई। अम्मी रोने लगी कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया, तुम क्यों सिर्फ पैसों के लिए वहां पर रुके, तुम्हें अपनी जान की जरूरत नहीं थी। वो आदमी जिसका जहनी तवाज़ुन पलट गया था, आखिर उसके साथ भी तो कुछ हुआ ही होगा, जहां पर तुम अपनी आंखों से। घर आने के बाद भी मेरी हालत कुछ ठीक नहीं थी।
मैं गुमसुम सा था। पता नहीं मुझे क्या हुआ था, वो बेहानक खौफनाक चेहरा मेरी आंखों के आगे से हट ही नहीं रहा था। बस जैसे ही रात 12 साढ़े 12 हुए मेरी हालत खराब होने लग गई। मुझे वाज़े तौर पर ऐसे लग रहा था कि जैसे मेरे जिस्म में कोई चीज उतर रही है। मेरा जिस्म कांपने लग गया। मुझे ये महसूस हो रहा था कि जिस तरह से मेरे ऊपर कुछ असर हो चुका है। सब घर वाले सोए हुए थे। मेरा छोटा भाई जाग रहा था, कंप्यूटर पर काम कर रहा था। एकदम से मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे झटका लगा है, और एकदम से जैसे मैं उठकर बैठा, चारों तरफ देखने लग गया। और जब मैंने अपने भाई को बुलाया, मेरी आवाज मेरी रियल नहीं थी, मेरी आवाज भारी हो चुकी थी। और मैंने एकदम से उठकर जैसे उसको डांटना शुरू कर दिया, गालियां देने लग गया। वो उठकर भागा साथ वाले कमरे में, उसने सबको जगाया कि पता नहीं राहील को क्या हो गया, मुझे गालियां दे रहा है। इतने में जब वो लोग अंदर आए, मुझे तो दौरा पड़ चुका था। मेरे हाथ पांव जैसे मुड़ गए और मेरे अंदर एक औरत की आवाज आ रही थी। इतनी खौफनाक आवाज थी, मेरी अम्मी कहती है हमारी चीखें निकल गई। और मैं सांस भी बहुत ऊंचे ले रहा था, पूरा जिस्म टेढ़ा मेढ़ा हो चुका था। फिर मेरे अब्बू बेचारे फौरन से भागे, वजू किया, कुरान पाक लेकर आए। जब वो कुरान पाक लेकर कमरे में आए तो मैंने चीखें मारना शुरू कर दी कि कुरान पाक बाहर ले जाओ, ये मुझे तकलीफ दे रहा है। अब्बू ने वहीं पर खड़े होकर आयतल कुर्सी, दरूद पाक और कुरान पाक की जो भी सूरत खुली उन्होंने पढ़ना शुरू कर दी। जब अब्बू ने तिलावत शुरू की, उस चीज ने मेरे जिस्म को छोड़ना शुरू कर दिया। 10-15 मिनट लगे, मैं फिर बेहोश हो गया। अब घर वालों को पता चल गया कि इसके ऊपर असर हो चुका है। जो चीज इसने अपने बहुत करीब से देखी, इतने दिन से ये वहां था, उस चीज ने इसको पकड़ लिया। अम्मी की तो रो रो कर बुरी हालत, रात भर। अगर मैं बेहोशी में भी था तो मेरा सांस बहुत भारी था। वो कहते हैं सांस की आवाज बहुत वजनी थी, जैसे कोई गुर्रार है। फजर के जिस टाइम अजान हुई तो सांस नॉर्मल हुआ, मुझे होश आया, मैंने पानी मांगा, मैं नॉर्मल था। मुझे कुछ याद ही नहीं था कि मेरे साथ क्या हुआ और क्या नहीं। अब्बू मस्जिद में नमाज पढ़ने गए। अब्बू ने जाकर मौलवी साहब से तस्करा किया कि ये मेरे बेटे के साथ हुआ है, वो उस जगह पर इतने दिन गुजार कर आया है, अब उसकी हालत बहुत ख़राब है। मौलवी साहब ने कहा कि ये किसी आमिल के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि जिन्नात को निकालने का काम मैं नहीं कर सकता। फिर वहाँ पर एक और आदमी था मस्जिद में, उसने अब्बू को एक आमिल का बताया। तकरीबन सुबह 10 बजे मैं उठा, मैंने नाश्ता किया, मैंने 6-7 रोटियां खाई। मुझे पता ही नहीं मैं इतनी रोटी खा रहा हूँ। अम्मी कहती है तुमने खा खा कर तुम बार बार कहते थे वो रोटी दो, और रोटी दो। 6-7 रोटियां खाई और इतना पानी पिया, इतना पानी पिया, 15-20 गिलास पानी के पिए, और कह के मार मार कर हंस रहा था। वो लोग मुझे देख के डर रहे थे। इतने में अब्बू आए। अब्बू मेरे पास बैठे। अब्बू ने मुझे बहलाया, सहलाया। मैं अब्बू को बड़ी अजीब नजरों से देख रहा था। अब्बू ने आयतल कुर्सी जब पढ़ी तो मैं कुछ नॉर्मल हुआ। अब्बू ने कहा कि आओ जरा बाहर चलते हैं। अब्बू मुझे लेकर उस आमिल के पास पहुंच गए। अब जब आमिल के पास पहुंचे तो मैं अंदर नहीं जाता था, वो मखलूक मुझे अंदर जाने नहीं देती थी। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मेरे कदम किसी ने जकड़ लिए हैं। मैंने उन्हें कहा कि मैंने अंदर जाना ही नहीं, जो मर्जी कर ले। वो आमिल बाहर आया, उस आमिल ने कुछ पढ़कर 3 दफा फूंक मारी, मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अंदर ले गया, अंदर बिठाया। उसने कुछ मेरे बाएं हाथ पर, मेरी हथेली पर कुछ लिखा अपने हाथ की उंगली से। उसी वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे कानों में चीखें सुनाई दे रही हैं। शोर, इतना शोर था कि मैं कानों पर हाथ रख के चिल्लाने लग गया। उस मखलूक की हाजिरी हुई मेरे ऊपर। उस मखलूक ने बताया कि वो एक चुड़ैल आफत है, उसका बसेरा उस बंगले में है। वो जो आदमी था उसने वहां पर काले जादू का ऐसा अमल किया था कि वो मखलूक हाजिर हो गई थी। वो काले जादू के अमलियात करता था। इतना पैसा दौलत होने के बावजूद वो काले जादू के कामों में पड़ गया था। तो वो उस मखलूक ने बताया कि इसने मुझे वहां पर हाजिर किया, ये वो, मैंने इसके बच्चों को भी मार दिया, इसकी बीवी को भी मार दिया। उसके बाद मैं इसके साथ रहती थी, ये मुझे आज़ाद नहीं करता था। मैंने इसका ज़हनी तवाज़ुन पलट दिया, मैं उसको भी मार दूंगी। फिर वो जो आमिल थे उन्होंने पढ़ाई की, वो मखलूक मेरे ऊपर से हटी। फिर उन्होंने मेरे अब्बू को बताया कि ये जहाँ पर था वहाँ पर बड़ी सख्त चुड़ैल आफत का बसेरा है, और वो जादू के जरिए वहाँ पर लाई गई है, हाजिर की गई है, बुलाई गई है। जिस आदमी ने काले जादू का अमल किया उसने इसका रियल चेहरा देखा, जिसके बाद वो ज़हनी तवाज़ुन अपना खो बैठा। अब उसके बीवी बच्चों के साथ क्या हुआ उसका मुझे कुछ पता नहीं, जबकि ये मखलूकात बाज़ का झूठ भी बोलती हैं। पता नहीं वो जिंदा है नहीं है, मुझे नहीं पता। इस लड़के को दोबारा गलती से भिवाना भेजना
इसका इलाज अब मुझे करना होगा। वो मखलूक इसके ऊपर हावी हो चुकी है और बड़े दिनों से इसके ऊपर हावी है, जब से ये वहां पर था। अगर ये इतने करीब से ना देखता, ये बेहोश ना होता, ये वहां पर ज्यादा अरसा रहता, तो शायद इसका ज़हनी तवाज़ुन भी पलट जाता और ये कभी वहां से निकल ही ना पाता। इसका खास ख्याल रखना, इसको घर से बाहर नहीं निकालना। वो चीज़ इस पर हावी होकर वहां पर इसको बुलाने की भी कोशिश करेगी कि वापस वहां पर जाए। फिर मुझे वो घर ले आए, एक तावीज़ मेरे गले में पहना दी। वो तावीज़ मैं गले में पहन नहीं सकता था, पहनता था तो थोड़ा टाइम सुकून आता था, उसके बाद मुझे जलन शुरू हो जाती थी गर्दन पे। मैं फिर उतार देता था और जब उतारता था मेरी तबीयत खराब होने लग जाती थी। और ये बात बिल्कुल सच है कि मेरा दिल चाहता था कि मैं वहां पर जाऊं। मुझे कुछ चीज़ जैसे बुलाती थी, बेचैन करती थी। मेरे दिमाग में कोई एक ऐसी कशिश आती थी कि मैं घर वालों को कहता था मुझे जाने दो, मैं बाहर से देख कर आ जाऊंगा उस जगह को, मेरा दिल चाह रहा है वहां पर जाने को। फिर अम्मी अबू ने समझाया तुम्हारे ऊपर असर है, तुम्हें दौरे पड़ रहे हैं, तुम्हारे ऊपर वो चीज़ हावी हो चुकी है, तुम्हारा ज़हनी तवाज़ुन पलट देगी, तुमने खुद पर कंट्रोल करना है, इस तावीज़ को गले से नहीं उतारना। कुछ बातों की समझ आती भी थी, कुछ मैंने सेल्फ कंट्रोल भी किया कि मुझे बचना है। वो चीज़ तो हावी अब हो गई है, जो एक दफ़ा होना था वो हो गया। तो उसके बाद फिर मैं जब तावीज़ पहना, मैंने जलन महसूस जब करनी, मैं बर्दाश्त कर लेता था। जलन इतनी शदीद होती थी कि ऐसा लगता था जैसे जहाँ जहाँ उस तावीज़ की डोरी है, मुझे जैसे वहाँ पर आग लगी हुई है। और फिर हल्का सा तावीज़ उतारता था, वो मखलूक जाहिर होने लग गई, वही दुल्हन के रूप में डरावना जला हुआ चेहरा कमरे के कोने में खड़ी नजर आने लग गई। फिर मैंने तावीज़ गले में जब पहना, वो गायब हो जाती थी। ऐसे करते कराते 4-5 माह गुजर गए। मेरी हालत ऐसी हो गई थी, मैं सूख कर कांटा हो चुका था, कुछ खा पी नहीं सकता था, खौफ आता था, मेरे कानों में बहुत चीखें आती थी। अभी मेरा मुसलसल इलाज हो रहा था। दौरे तो खैर पड़ने कम हो गए थे जब से तावीज़ गले में आया था, दौरे नहीं पड़ते थे, तबीयत खराब हो जाती थी, बोझल हो जाती थी, इतना खौफ तारी रहता था। वो मुझे नजर आती थी, बहुत ज्यादा डराती थी मुझे। जब उन्होंने मुझे तीसरी चौथी बार अपने पास बुलाया, उसके बाद वो मेरे कमरे में नजर नहीं आती थी, लेकिन वाज़ेह तौर पर महसूस होता था हमारे घर में है। अगर मैं बाहर निकलता था तो मुझे घर के किसी हिस्से में वो अपना आप जाहिर करती थी, नजर आती थी एकदम, फिर गायब हो जाती थी। आवाज़ें उसकी मुझे सुनाई देती थी, वही रोने की आवाज़ें जो मैंने जब वो दुल्हन के रूप में इस मखलूक को देखा था तो नजर आई थी। फिर मेरा तकरीबन 1 साल इलाज चला, फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता उससे बाहर निकला, वरना मैं बहुत डरता था। मैं चलता था तो मुझे ऐसे लगता था मेरे पीछे कोई है, वो मेरे पीछे साए के साथ रहती थी, जैसे साया होता है। आहिस्ता आहिस्ता तावीज़ात से, रूहानी इलाज से ये हुआ कि वो जो नज़र आती थी वो बंद हो गया, लेकिन उसकी मौजूदगी महसूस होती थी। एक जैसे अपना आप वो जाहिर करती थी कि मेरे पीछे कुछ है, महसूस हो जाना। अल्लाह का शुक्र है, फिर साल गुजरा, वो एहसास भी ख़त्म हो गया। नमाज मैंने शुरू कर दी, कुरान पाक शुरू कर दिया। 1 साल के बाद मैंने नौकरी शुरू की, ढूंढना शुरू की ताकि मेरा ध्यान बटे। फिर एक कपड़ों वाली मार्केट थी, शॉप थी, वहाँ पर मुझे जॉब मिल गई, वहाँ पर मैंने सेल्समैन का काम किया। अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ, मेरा अपना बिजनेस है। लेकिन मैं आज भी अपने आप को कोसता हूँ कि काश मैं वो पैसों की लालच ना करता, वहां पर ना जाता। वो भूत बंगला, मैं तो उसे भूत बंगला ही कहूँगा, वो भूत बंगला, वो पुरसरार भूत बंगला जहाँ पर वो चुड़ैल थी, पता नहीं उस आदमी के साथ क्या हुआ होगा, कैसे उसने उसको हाजिर किया होगा, कैसे वो आई होगी, कैसे उसकी जिंदगी बर्बाद हुई होगी। ये सब बातें सोच के मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कभी कभार मुझे अभी भी डरावना ख्वाब आता है उस घर का, उस भूत बंगले का। कभी कभार मुझे उस घर में वो चीज़ नजर आती है अभी भी। मैं तो उसके बाद उस हदूद की तरफ भी नहीं गया, पता नहीं वहाँ पर क्या हालात हैं क्या नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन उसके तय खाने में वो आवाज़ें ज़रूर थीं। उन आमिल ने यह भी बताया था कि वो अमल जो था उस वो तय खाने में ही करता था जहाँ पर वो जाहिर हुई थी। फिर बाद में आमिल ने बताया कि ऐसे बहुत से लोग आते हैं जो ये अमलियात करते हैं तो उनका ज़हनी तवाज़ुन पलट जाता है, वो अपना आपा खो बैठते हैं, उनको होश ही नहीं रह जाता वो कहाँ पर है और कहाँ पर नहीं। कभी भी इन चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। तो ये मेरी एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया उमैर आपका। ये उमैर के दोस्त राहील की कहानी थी जो उमैर ने शेयर की।
ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो लोग लालच करते हैं, किसी भी चीज़ का लालच करते हैं और लालच में आकर फिर ऐसी जगहों पर भी चले जाते हैं, अमलियात भी कर लेते हैं, फिर अगर वहाँ पर ऐसी चीज़ें हो तो वो फिर छोड़ती नहीं है। और ये भी बात बिल्कुल सच है। ऐसी बहुत सी कहानियाँ मैंने शेयर की हैं, ऐसी बहुत सी कहानियाँ मैंने सुनी भी हैं, यकीनन आप लोगों ने भी सुनी होंगी, कि जो लोग अमलियात करते हैं उनके ज़हनी तवाज़ुन पलट जाते हैं। जब वो मखलूक अपना आप जाहिर करती है अपने असल रूप में, तो फिर इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसीलिए कहते हैं कि इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, अपनी ज़िंदगी की हिफाजत करनी चाहिए। मिलना आपको फिर भी वही है जो आपके किस्मत में अल्लाह ने लिख दी है। हाँ, आप मेहनत करें, नमाज पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें, अल्लाह से दुआ मांगे, अल्लाह ज़रूर देगा। लेकिन ये जो काले जादू के अमलियात हैं, जिन्नात की हाजिरी के, चुड़ैलों की हाजिरी के, ये कभी भी नहीं करने चाहिए। ये सीधी मौत है। इसमें फिर आपको तो नुकसान होता ही है, बाज़ औक़ात वो मखलूक़ात जो आपके साथ रहने वाले लोगों को भी ख़त्म कर देती हैं, नुकसान पहुंचा देती हैं। तो इन स्टोरी से ये लेसन भी मिलता है कि हमें ऐसे कामों से और ऐसी जगहों से दूर रहना चाहिए। ख्वाह कितना भी खूबसूरत बंगला हो, जितना भी प्यारा घर हो, जितनी भी प्यारी जगह हो, अगर वहाँ पर जिन्नात, भूत प्रेत, चुड़ैलें आते हैं तो वो बसने नहीं देती, उजाड़ बना देती हैं उन जगहों को। ये थी आज की खौफनाक कहानी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी noshinwith57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया लेकिन स्टोरी सुन रहे हैं, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल की स्टोरीज़ को ऐसे लोगों तक ज़रूर भेजा करें जो जिन्नात के किस्से कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं। आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं इंशाल्लाह और अच्छा काम करूँगी। आप लोग भी अपना ख्याल रखें, मौसम चेंज हो रहा है। इंशाल्लाह ताला परसों फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।